नमस्कार साथियों। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग विभागों से हमारे आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारियों के मैसेज आ रहे हैं। वो मैसेज विचलित करने वाले मैसेज हैं। एमपीवी में कई जिलों में लोगों को अनावश्यक बगैर किसी कारण के हटाया जा रहा है। चिंताजनक स्थिति है। ऐसे ही दूसरे विभागों के अंदर भी एक एक दो लोगों को हटाने की कार्रवाइयां की जा रही हैं। अचानक ये जो कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, ये कार्रवाइयां कंपनी, सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत से लोगों को डराने के मकसद से की जा रही हैं। उसका दूसरा कारण और है कि मध्य प्रदेश में ये जो आउटसोर्स कंपनियां हैं, एजेंसियां हैं, उन्होंने एरियर और बोनस जैसे देयक जो कर्मचारियों के वास्तविक देयक हैं, वो भी उनका भी भुगतान नहीं किया है और वो उनको देना नहीं चाहती हैं। जब भी कर्मचारी इसकी मांग करता है तो वो इस तरीके की कार्रवाई कर देती है। अभी हम कई जगह कई लोगों से बातचीत हुई, चर्चा हुई। एक बहुत बड़ी कंपनी है एजाइल करके, जो स्वास्थ्य विभाग में काम करती है और उसके अलावा भी मतलब उस शिक्षा में भी वो काम करती है। एजाइल ने के खिलाफ अभी हमारे अलग अलग जिलों में बड़े आंदोलन हुए, हड़ताल भी हुई। खंडवा में हुई, शिवपुरी में हुई, इंदौर में भी स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉलेज की आउटसोर्स कर्मचारियों ने की, ग्वालियर में भी हुई और भी कई जगह ज्ञापन दिए गए, सिर्फ इस बात के लिए कि हमारा 11 महीने का एरियर और बोनस का भुगतान कर दिया जाए। हमको जानकारी मिली है कि एरियर और बोनस जो है न देना पड़े पूरा पूरा। इस और सरकार ने बाकायदा सूचनाएं भी निकाली हैं श्रम आयुक्त ने कि भाई ये चीजें बोनस एरियर कर्मचारियों को मिलना चाहिए। और चिंता की बात यह है कि ये कंपनियां और ठेकेदार इतने ताकतवर हो गए कि वो सरकार के निर्देशों का पालन तक नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे को जो जानकारी मिल रही है, कई जगह से एजाइल कंपनी के ठेके खत्म किए जा रहे हैं, उसको हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। इंदौर में भी ये बात सुनाई दी हमको। टूरिज्म में उसका ठेका है, टूरिज्म में भी ये बात हमको सुनाई दी। टूरिज्म में भी इस एजाइल ने जो है बोनस और एरियर नहीं दिया है। तो एजाइल जो है या तो खुद भाग रही है करोड़ों का घोटाला करके, या फिर सरकार इस बदनामी से बचने के लिए कि इस कंपनी को अभी शांत कर दो, जिससे लोग का जो बोनस और एरियर के लिए मांग बढ़ रही है वो मांग ठंडी पड़ जाएगी, क्योंकि अब कंपनी ही नहीं है तो फिर कौन देगा। ये भी साजिश हो सकती है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि एजाइल जो है भागने वाली है और ये हमारे कर्मचारियों का करोड़ों का जो लंबित भुगतान है वो या तो खर्च कर चुकी है, खा चुकी है, इसलिए नहीं दे रही है, या देना नहीं चाहती है। जो भी कारण होंगे वो तो आगे पता चलेंगे, लेकिन वो या तो ब्लैक लिस्टेड की गई होगी, तो ब्लैक लिस्टेड भी की गई होगी तो भी आगे पता चलेगा कि क्या कार्रवाई है। लेकिन वो भाग रही है। भागने की नौबत इसलिए आई कि हम लोगों ने, ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा ने जिस तरीके से इस कंपनीकरण के खिलाफ, ठेकाकरण के खिलाफ अभियान चलाया, निश्चित रूप से उस अभियान को जो जन समर्थन मिला, आंदोलनों में उतने लोग नहीं आए, लेकिन सोशल मीडिया पर, अखबारों में, मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म में इस अभियान को बहुत व्यापक समर्थन मिला, जिससे सरकार की भी बदनामी हुई, कंपनी की भी बदनामी हो रही है, कंपनी के मालिक की भी बदनामी हुई हो। सुपरवाइजरों पर बहुत गंभीर आरोप लगे। एक समझौते में, इंदौर के एक समझौते में तो ये भी हुआ कि भाई जो सुपरवाइजर है उसको भगा देंगे। खंडवा में यही समझौता हुआ कि जो वहां का सुपरवाइजर है उसको हटा रहे हैं। तो ये जो पूरी बदनामी हुई, सरकार इस बदनामी से बचने के लिए भी एजाइल को ब्लैक लिस्टेड कर सकती है। अब ये कार्रवाई जो हुई है, ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है। ये कार्रवाई इसलिए हुई कि आप सब लोगों ने अपने हक और अधिकार के लिए बोलना शुरू किया, आवेदन दिए, निवेदन किए, धरने दिए, जैसे भी संभव हो सकते थे ऐसा काम किया।
तो बदनामी हुई सरकार की, और बदनामी से बचने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। इससे पहले भी एमपी कॉन नाम की एक संस्था हुआ करती थी, आप सब लोग जानते होंगे। शायद मैप से पहले एमपी कॉन जो है मैन पावर का काम देखती थी, वो मैन पावर सप्लाई करती थी। हम लोगों के आंदोलन के बाद और हम लोगों ने जिस तरीके से मुद्दे को उठाया, और लोगों को एमपी कॉन के समय न पूरा न्यूनतम वेतन मिलता था, न छुट्टियां मिलती थी, बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार था एमपी कॉन में। एमपी कॉन भी हम लोगों के अभियान के बाद सरकार ने एमपी कॉन को भी घर बैठा दिया था। ये आप लोग आज एमपी कॉन का नाम कहीं सुन नहीं रहे होंगे। एमपी कॉन गई, एमपी कॉन भी आप लोगों का करोड़ों का काला पीला करके गई है। अब चूंकि वो लंबे समय से काम कर रही थी, कोई बोलने वाला नहीं था। जब हमने बोलना शुरू किया, सरकार की बदनामी हुई, कंपनी भी बदनामी हुई, तो कंपनी ने भी अपने आप को वो करने के लिए एमपी कॉन से पीछा छुड़ा लिया। सरकार ने सैड मैप को दे दिया। सैड मैप ने इस तरीके से ये करना शुरू किया। सैड मैप की भी एमडी थी, एक मैडम थी, वो भी 30-40 लाख के पीएफ का पैसा जमा न करने के आरोप में सस्पेंड हो चुकी थी। 2 साल पहले की बात है। इसी तरीके से जो डायल 100 जो बाहर की कंपनी थी, वो भी ब्लैक लिस्टेड होके गई है। अब नई कंपनी वहां आ गई है। इस तरीके से हम लोगों के आंदोलन के कारण हम लोगों ने उस मुद्दे को जिस तरीके से उठाया है, उस मुद्दे से सरकार की कहीं ना कहीं बदनामी तो हुई है। लोगों ने सवाल करना तो शुरू किए। उन लोगों ने, आम लोगों ने, इन्हीं के लोगों ने, मतलब विधायकों ने भी किए होंगे, उनके नीचे के जनप्रतिनिधियों ने किए होंगे, पार्टी के लोगों ने सरकार से सवाल किए होंगे कि ये क्या है, हमारे लोग हैं, इन लोगों के वेतन पूरा नहीं मिल रहा है, उनका बोनस नहीं मिल रहा है, एरियर नहीं मिल रहा है, ये चोरी हो रही है और सरकार हम चला रहे हैं। तो ये पूरा नीचे से दबाव बना हम लोगों के आंदोलन को, जिसके कारण पहले एमपी कॉन को भगाया गया। एजाइल जा रही है, अब बचती है आरबी एसोसिएट सुरक्षा गार्डों के, और इसका बड़ा कई जगह इनका बड़ा काम है। आरबी एसोसिएट का भी यही काला पीला करने का काम है। उसको भी, वो भी कुछ दिनों में उसकी भी रवानगी तय है, क्योंकि आरबी एसोसिएट के अंडर में काम करने वाला आउटसोर्स कर्मचारी भी हमारा संगठित होने लगा है, जहां वो भी एरियर बोनस की मांग करने लगा है। और ये कंपनियां इतनी लालची हैं कि ये बोनस एरियर नहीं देना चाहती। और जब आरबी एसोसिएट भी चली जाएगी, लेकिन हमारा सवाल ये है कि ठीक है, एक कंपनी चली गई, दूसरी आ गई, दूसरी चली जाएगी, तीसरी आ जाएगी, इससे आपका भविष्य तो सुधरने वाला नहीं है। ठीक है, हम लोगों का जितना सीमित संसाधनों में, सीमित संख्या के दम पर हम जितना दबाव सरकार पर बना सकते थे, हमने बनाया। अब आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती थी कि यदि आप सब लोग इस 2 साल के इस आंदोलन का अगर हिस्सा बन गए होते ईमानदारी से, तो इस बात की गारंटी है कि ये जो कंपनियों को भगाया जा रहा है, ये हमेशा के लिए भगा दिया जाता और आप लोगों को विभाग से वेतन के भुगतान किए जाने लगते। यही एक रास्ता था जो आपके भविष्य को सुरक्षित करा सकता था, जो हमने शुरू में कहा था कि हमारा लक्ष्य है कि आप लोगों को पहले वेतन विभाग से सीधे वेतन मिले, उसके बाद आपको स्थायी कर्मी का दर्जा मिले, विभाग में संविलियन हो। और ये कराया जा सकता था, क्योंकि ये आज हम ये कह सकते हैं, हम जहां भी जा रहे हैं, आम आउटसोर्स स्थायी कर्मचारियों का बेहद सपोर्ट है, समर्थन है, लेकिन वो आंदोलनों में नहीं आ पा रहे हैं, तो वो डरे हुए लोग हैं। उनको कंपनियों ने बहुत डरा के रखा है, और जब तक ये कंपनियों को अपन नहीं डराएंगे, तब तक आउटसोर्स कर्मचारी भी का डर निकलेगा नहीं। तो हम लोगों ने इतना तो कर लिया। तो भाई इतनी सारी कंपनियां, मतलब दर्जनों कंपनियों को हम लोग ब्लैक लिस्टेड करा चुके हैं इस अभियान के जरिए। अब आप लोग घर से नहीं निकलेंगे, तो जो दूसरा लक्ष्य था हमारा कि आप लोगों को विभाग से वेतन मिले, उसे नहीं पा सकते। और आज हम ये देख रहे हैं कि ये और भी मुश्किल होता चला जा रहा है, और मुश्किल होने का कारण हमारे बीच के ही लोग हैं। मैं जब सोशल मीडिया पे देखता हूं और उसका जब मैं अध्ययन करता हूं, तो मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन को दिशाहीन करने में भी कई सारे लोग सक्रिय हो चुके हैं, कि जो आंदोलन एक सही दिशा में जा रहा है, इस आंदोलन को किस तरीके से दिशाहीन किया जाए लोगों के बीच में, हमारे नेतृत्व के बीच में नहीं, लोगों के बीच में। और इसलिए हम आए दिन देखते हैं यूट्यूब चैनलों पर इधर उधर कुछ वीडियो
ब्रेकिंग न्यूज, ये 25,000 तनख्वाह, फलाना ढिमका, ये तमाम सारी चीजें चलती रहती हैं। ये क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है? इससे नुकसान जो हो रहा है वो ये है कि इस क्रांति आंदोलन ने लोगों के अंदर जो अवेयरनेस पैदा की है, जो जागरूकता, उनको जागरूक बनाया है और उनके अंदर एक गुस्सा पैदा किया है। ये जो जिस तरीके की जो सोशल मीडिया पर खबरें आ जाती है, वो उनके गुस्से को ठंडा करती है, ठंडा करने का काम करती है। जो गुस्सा लोगों को उनके हक और अधिकार के से जोड़ना, उनके अंदर लड़ने की इच्छा पैदा करना, जो बहुत कठिन काम है, लेकिन उसको ये कुछ साजिशन तरीके से इसे ठंडा करने का अभियान भी चलाया जा रहा है। हो सकता है सरकार, कंपनी समर्थक लोग होंगे तो वो ये काम करते होंगे। हम आप सब लोगों को भी इससे सावधान रहने की जरूरत है, वरना आपकी लड़ाई जिस मकसद और जिस लक्ष्य को लेकर शुरू की गई है, वो लक्ष्य आप हासिल नहीं कर पाएंगे। इससे के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं अतिथि शिक्षकों का। हमारे अतिथि शिक्षकों के नेता हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। मैंने कहा, वो बहुत दुखी थे। बोले कि सर जो है 2019 तक आप थे तो अतिथि शिक्षक अपने हक के लिए बहुत जागरूक था, अवेयर था, लड़ने के लिए, मरने मारने के लिए तैयार था, उसमें बहुत और एक वातावरण भी बना था। सरकार भी अतिथियों से डर रही थी, हर तरफ चर्चा होने लगी थी अतिथि शिक्षकों की, स्कूल अतिथि शिक्षकों की। फिर क्या हुआ कि उन्हीं अतिथि शिक्षकों में से कुछ लड़कों ने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिए, यूट्यूब चैनल शुरू किए और हर दिन उन्होंने अतिथि शिक्षकों के बीच में ऐसा अभियान शुरू किया कि अतिथि शिक्षकों के लिए ये आदेश निकला, वो परमानेंट होने वाले हैं, ये आरक्षण मिल गया, ये सीटें बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया। अब तो वो शिक्षक बन ही गए। वो जो यूट्यूब चैनल अतिथि शिक्षकों ने शुरू किए थे, उससे अतिथि शिक्षकों का ये नुकसान हुआ कि उनका अपने प्रति लड़ने की जो उनकी इच्छा पैदा हुई थी, उनके अंदर जो गुस्सा पैदा हुआ था, वो ठंडा पड़ गया। हमें लगता है कि हमारे इस आउटसोर्स आंदोलन के साथ भी कुछ ऐसा ही न हो जाए, इसलिए आपको सावधानी बरतनी है। और हम जो कुछ भी आपको अपने संगठन के जरिए जो कुछ भी बताएंगे, अपने पेज के जरिए बताएंगे। हमारा पेज एक तरीके से अधिकृत है। आजकल तो सोशल मीडिया पर आउटसोर्स कर्मचारी संघ के नाम से ही कई पेज बन गए, कुछ भी चल रहा है, तो अच्छी बात है, चले गया, वो भी संगठित करने की काम कर रहा है। लेकिन सही सूचनाएं आप तक पहुंचे, आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंचाने में अगर कोई मददगार करता है तो उसे मदद करनी चाहिए। उस लक्ष्य से भटकाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम सब लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, आप इस बात को समझेंगे। तो इसलिए साथियों, लड़ाई और संघर्ष गंभीर है, बड़ा है, ये बात आप और हम समझते हैं, लेकिन कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। इस संघर्ष को हम लोग जीत सकते हैं, बशर्ते कि हमारे अंदर जीतने की इच्छा पैदा हो जाए। मैं आज ये कह सकता हूं, देखिए हमने कुछ भी किया है, कैसे भी किया, किस तरीके से चले हम, ये अलग मुद्दा है, लेकिन आज हमने मध्य प्रदेश के उन तमाम सारे कर्मचारी वर्ग को जो सरकार के अन्याय के शिकार हैं, जिनकी नौकरियां असुरक्षित हैं, जिनको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है और जिन्हें कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाता है, इन लोगों को सबको हम संगठित करने में, उनको सबको जागरूक करने में और उन सभी को इस क्रांति आंदोलन का हिस्सा बनाने में हम सफल हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमने इस अन्याय के शिकार कर्मचारियों के अंदर एक आग तो पैदा कर दी है। हर किसी के दिल में आग लग गई है कि हमें इस अन्याय को खत्म कराना है। हर किसी के में सब कह रहे हैं कि नहीं, ये अन्याय हम खत्म होना चाहिए, हम लड़ेंगे। कब लड़ेंगे वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आग हम लोग लगा चुके हैं। अब इस आग की लपटें किस हिस्से से उठेंगी? ग्राम पंचायतों के चौकीदार, पंप ऑपरेटर, भ्रत, उनके बीच में से कहो ये लपटें उठ जाए। कहिए ये लपटें अंशकालीन कर्मचारी, चतुर्श्रेणी का जो स्कूल छात्रावास है, उनके बीच से उठ जाए। कहो जो बैंकिंग सेक्टर के कंपनी के शिकार बैंक सेवा मित्र है, उनके बीच में से उठ पड़े। कहो राजस्व विभाग के जो सर्वेयर है, उनके बीच में से उठ पड़े। कहिए वो मनरेगा के जो श्रमिक है, मजदूर है, मेहनत है, उनके बीच से क्रांति की आग उठ पड़े, लपटें उठ पड़े। ये कहीं से भी उठ सकती हैं, आप सबके दिलों में लगा दी है।
और अब ये सरकार और सरकार समर्थित लोगों की तरफ से इसी आग को ठंडा करने की कोशिश भी की जाएगी। क्यों की जाएगी? उन्हें मालूम है कि ये एक बार अगर उठा तूफान तो फिर शांत होने वाला नहीं है, और ऐसा पहले हो चुका है। हम पिछले अपने वीडियो में आपसे चर्चा करते रहे हैं। देखिए, आज मध्य प्रदेश के मेहनत वर्ग के पास जो कुछ भी है वो उसे किसी ने खैरात में नहीं दिया है। जो कुछ भी था उसके पास, जो मिला उसे काम करने के दौरान उसको जो भी सुविधाएं मिली, जो भी उसके इसमें कानून बने, वो उसने अपने संघर्षों से हासिल किए। और उसके संघर्ष तभी तक जीतते रहे जब तक उनके पास उनकी बात करने वाला नेतृत्व रहा। इसी मध्य प्रदेश में आप देखिए, मतलब आज आउटसोर्स प्रथा ये सरकार ने लागू की है, ठेका प्रथा जो नौकरियों में लागू की है, कब से लागू की है? 15-20 साल से। इससे पहले तो ये नहीं था। तो इसका मतलब ये कि उससे पहले भी काम तो करते थे आप लोग, आप जैसे पदों पर काम करते थे। लेकिन ये जो 15-20 साल में जो हुआ है, और ये जो व्यवस्था सरकार ने लागू की है, तो ये लागू करने से पहले सरकार ने मजदूर कर्मचारी वर्ग के नेतृत्व को ही खत्म करने का काम किया था। पहले उनके नेतृत्व को खत्म किया। नेतृत्व से मेरा मतलब यह है कि ऐसे लोग नहीं मध्य प्रदेश में होना चाहिए जो इनकी बात करें, तो वो खत्म किए गए। और जो इन लोगों के बीच में काम कर रहे हैं उन्हें अपना पिछलग्गू बना लिया गया, अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया गया, जो सरकार के खिलाफ नहीं बोलते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने ये व्यवस्था लागू करने से पहले आपके लिए बोलने वाले नेतृत्व को खत्म किया गया, और इसी कारण से लाखों लाख लोगों से वो 20 साल से गुलामी कराती हुई चली आ रही है सरकार। अलग लगता है कोई भी हो, मतलब किसके साथ अन्याय नहीं हो रहा। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आके आपने देखा होगा, पेज पर हर तरीके के कर्मचारी की हम बात डालते हैं। अतिथि शिक्षक अन्याय हो रहा है, कोटवार अन्याय हो रहा है, किसको छोड़ा? आशा के साथ अन्याय हो रहा है, आंगनबाड़ी के साथ अन्याय हो रहा है, सरकारी विभागों में जो अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी है उन सारे के साथ अन्याय हो रहा है। सबके साथ हो रहा है ना, एक जैसा समान रूप से समान तरीके का अन्याय सबके साथ हो रहा है। न्यूनतम वेतन किसी को नहीं मिलता, आउटसोर्स कर्मचारी में बड़ी संख्या में कहीं मिल जाता है, कहीं नहीं मिलता है। और बड़ी मतलब आपकी संख्या कोई छोटी मोटी नहीं है, पूरा स्वास्थ्य विभाग है, पूरा ठेके पे चल रहा है। अभी आपने देखा होगा ग्वालियर में हमारे आउटसोर्स कर्मचारी बाहर बैठ गए तो हाथ अफरा तफरी मच गई थी, खंडवा में बैठ गए तो अफरा तफरी मच गई थी, इंदौर में बैठ गए तो अफरा तफरी मच गई थी, शिवपुरी में बैठ गए तो अफरा तफरी मच गई थी, सबको पता चल गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी इतने प्रभावशाली तो है कि जिस दिन वो एकजुट होकर खड़ा हो गया, उस दिन सरकार को एहसास हो जाएगा कि भाई ये लोग हैं, इनके बगैर काम नहीं चल सकता, इनके साथ न्याय करें। तो न्याय कि सबके साथ अन्याय हो रहा था, तो हम लोगों ने इसीलिए प्लानिंग के तहत योजनाबद्ध तरीके से 2 साल में हर उस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है जो अन्याय का शिकार है, वो जुड़ गया है। उसके अंदर हम लोगों ने एक अन्याय के खिलाफ संघर्ष का विचार भी पैदा किया है, और वो ये बात समझने लगा है कि अगर हमारे साथ न्याय होगा तो वो संघर्ष के रास्ते पर चलकर ही न्याय मिलेगा। और इसलिए आप देखना आने वाले दिनों में उसी भोपाल में अलग अलग लोग आपको रैलियां करते हुए मिलेंगे, धरने देते हुए मिलेंगे, सरकार से जूझते हुए दिखाई देंगे, करेंगे, दफ्तरों को घेर के बैठेंगे। ये होने वाला है आने वाले दिनों में। कौन इसमें साथ रहेगा, कौन नहीं रहेगा, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये होने वाला है। इसकी पटकथा पूरी लिखी जा चुकी है, क्योंकि अब ये लोग शांत बैठने वाले नहीं है, भले ही कोई कितना भी शांत करे। हमारे बीच में बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि अपने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कुछ करें। हमारा एक साथी का मैं आज वीडियो सुन रहा था, वो एक नई योजना लेके आए कि जो आउटसोर्स कर्मचारी दिवंगत हो जाता है तो उसको कुछ आर्थिक मदद करने के लिए कोई कोष बनाया जाना चाहिए, जिससे उसकी कुछ मदद करनी है। भाई हम लोगों की मांग क्या है कि इन सबका बीमा कराया जाए। ये अगर कोई कर्मचारी खत्म होता है तो उसकी मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है, हम लोगों की तो नहीं है। लेकिन इस तरीके की भी चीजें आती है, अब इस तरीके की बातें भी दिमाग में इसलिए आती है लोगों के में कि वो संघर्ष नहीं कर सकते, संघर्ष के लिए लोगों को नहीं जोड़ सकते। तो और अपनी पहचान भी बनानी है, तो कैसे? चलो ये काम कर लो, ये अच्छा, ये आसान काम है। लोगों से कहेंगे कि फंड इकट्ठा करो, इसमें
फिर कहीं कोई दिवंगत हो गया तो उसको 1000-2000 रुपए दिए, फोटो खींचे डाल दिए। ये बहुत सस्ती राजनीति है, सस्ती लोकप्रियता वाले काम है जिन्हें करने की कोशिश की जाती है। हमारा काम क्या है? अगर हमारा कोई साथी किसी दुर्घटना में हादसे का शिकार होता है तो हम लोगों का संगठन इतना मजबूत होना चाहिए कि हम सरकार पर दबाव बनाए कि आपको इसे मुआवजा देना ही पड़ेगा, 5 लाख 10 लाख का, तब वास्तविक मदद उसकी की जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये चीज हमारी चेतना में है ही नहीं, या है भी, हम इसको अपनी चेतना में लाना भी नहीं चाहते हैं, जबकि हमको लाना चाहिए। तो साथियों, हमें इस तरीके के अपनी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को अपने मजदूर कर्मचारी वर्ग का जो इतिहास है, उस इतिहास उसका ये है कि उसने संघर्ष किया है और वो संगठित हुआ है, उसने अपने नेता तैयार किए हैं तभी उसको कुछ हासिल किया है। इसलिए हमें उसी रास्ते पर आगे बढ़ना है जो रास्ता में हमारे पूर्वज दिखा गए। और आप कितनी बड़ी ताकत है एक उदाहरण समझिए। देखिए, आप भोपाल जाते हैं, भोपाल में भेल बना, उसमें मजदूर रहते थे, बड़ी संख्या में उनके लिए क्वार्टर थे, सब कुछ था, काम करने वाले लोग, पुट्ठा मिलता तमाम जगह, सब जगह। इंदौर आपने देखा होगा, इंदौर में मालवा मिल है, पूरा कारखानों वाला क्षेत्र था, वह मजदूरों के लिए मकान हुआ करते थे, सारी सुविधाएं मिलती थी, सब कुछ होता था, मजदूर संगठित था। उनकी बात करने वाला नेतृत्व तो उस समय था, आपको पता है। वहां इन दोनों ही जगह जो बड़े शहर हैं, बता रहा हूं, भोपाल में भी लोकसभा का चुनाव मजदूर नेता जीतते रहे, साकिर अली खान सांसद रहे भोपाल से, वो मजदूरों के नेता थे। होमीदाजी इंदौर से जीतते रहे, वो मजदूरों के नेता थे। तो आप बताइए मजदूर कितनी बड़ी ताकत थे। वो अपने नेता बनाता था, वो अपना नेता बनाता था और वो नेता उनकी बात करता था, किसकी? मजदूर की। और जब तक कोई ऐसा नेतृत्व रहा मजदूरों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में, तब तक उसे सब कुछ मिलता रहा। सरकार ने इस तरीके के नेतृत्व को ही खत्म किया सबसे पहले। ग्वालियर में भी मजदूर अपने विधायक चुनते थे, ग्वालियर से जैसे मिल वगैरह बड़े बड़े कारखाने, ऐसे जहां औद्योगिक क्षेत्र थे वहां मजदूरों ने अपने नेता तैयार किए और वो नेता इनके लिए लड़ते थे, इनकी बात करते थे। आज हम क्या है, हमारे अंदर एक बीमारी ये पैदा हो गई है कि हम अगर किसी विधायक के भी बगल में बैठ जाते हैं तो पहले फोटो खिंचवाते हैं और फोटो डालते हैं कि हम विधायक जी से मिल लिए। अगर किसी मंत्री से मिल लिया तो ऐसा लगता है कि इनने सब कुछ हासिल कर लिया, जबकि ये आपके लोग नहीं है, ये आपके नेता नहीं है। ये कांग्रेस के या बीजेपी के नेता हो सकते हैं, ये आपके नेता नहीं है। अगर आपके नेता होते तो मध्य प्रदेश के सरकारी क्षेत्र में ये ठेका प्रथा, अस्थायी प्रथा नौकरियों में लागू नहीं की गई होती। ये बोलते हो, सरकार से कहते, मुख्यमंत्री से कहते कि ये क्या कर रहे हैं, अपने लोगों को आप गुलाम बना रहे हैं, अपने लोगों का वेतन चोरी कर रहे हैं। लेकिन कोई नहीं बोला, कोई नेता नहीं बोलता। आप कहीं पहुंच जाएंगे तो आपसे ज्ञापन ले लेंगे, फोटो डाल देंगे, आपकी बात सुन लेंगे, चिट्ठी भी लिख देंगे। हमारे शिक्षा विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर तो एक बात, एक किसी ने चिट्ठी लिख दी अंडरटेकिंग की, तो उस चिट्ठी को लेके उनको ऐसा लगा कि ये हमारा नियमितीकरण हो गया, तो चिट्ठी लिख देंगे, संतुष्ट। हमारे लोग इसी में संतुष्ट हो जाते हैं कि विधायक से मिल लिया, मंत्री से, जबकि ये जानते हुए कि यही वो लोग हैं जिनके रहते हुए आपकी जिंदगी को बर्बाद किया गया, खत्म किया गया है, आपको एक तरीके से गुलाम बनाया गया है, फिर आप उन पर निर्भर हैं। अब उनसे आपको लड़ना है। आपकी लड़ाई किससे? उनसे है, देना उन्हीं को है। अब वो कब देंगे? जिस दिन आप उनके लिए खतरा बन जाएंगे, जिस दिन आप उनको आप एक स्वर से इस अन्यायकारी प्रथा के खिलाफ बोलने लगेंगे। मैंने आपको बताया एमपी कौन, जिसका कोई बाल वाका नहीं कर सकता, भगाई गई, ना वो निशान नहीं है। एजाइल आपको बोलना पड़ेगा और आपको उतनी तेज आवाज में बोलना पड़ेगा कि सरकार सुनने को मजबूर हो। जिस तरीके से आप लोगों ने मिलजुल कर, हम लोगों ने कंपनियों को डराया है, वो भागने के लिए मजबूर हुई हैं, इस सरकार को भी डरा सकते हैं, बशर्ते हम लोग साथ आए। और साथ आने में जो आपका डर है, सरकार का, कंपनियों का, ठेकेदारों का, उस डर को निकालना पड़ेगा। जब तक आपका डर नहीं निकलेगा तब तक आप अपने साथ हो रहे अन्याय को खत्म नहीं करा सकते। गांधी जी ने क्या किया था? अंग्रेजों के समय लोग जितने डरे हुए थे,
तो गांधी जी कोई सभाएं करने थोड़ी जाते थे, गांधी जी ने लोगों का डर निकाला था। और जब लोगों का डर निकल गया तब क्या हुआ, तब पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया। तो ये डर जो निकाल आपके अंदर है, उस डर से मुक्ति पाइए, आप इस अन्याय से मुक्ति पा जाएंगे। आपने उमा भारती जी का मैंने एक वीडियो डाला था, वो वीडियो सुनना। आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है, आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। ये पूरा समाज और समाज का जो धनाढ्य वर्ग है वो बहुत ही असंवेदनशील समाज है, बना दिया गया है। उसे सिर्फ उत्सव महोत्सव से और अपने हित की स्वार्थी समाज बनकर तैयार हो चुका है हिंदुस्तान का एक बड़ा वर्ग। उमा भारती जी क्या कह रही थी, मतलब एक कोरोना का समय था, कोरोना एक बीमारी आई, उस समय करोड़ों करोड़ मजदूर सड़क पर पैदल चल रहा था, जिसको उमा भारती ने कहा खूनी पैदल मार्च, खूब पैदल चल रहा था। और रईस लोग हवाई जहाजों में घूम रहे थे। हमारा समाज ने, हमारे लोगों ने, किसी ने सरकार से ये सवाल नहीं किया कि आपने अचानक रातों रात जनता कर्फ्यू लगाकर जो गाड़ियां खड़ी करवा दी, ट्रेनें खड़ी करवा दी, ये अमानवीयता है, क्रूरता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नतीजा क्या हुआ, लाखों करोड़ों लोग सड़क पर पैदल चल रहे थे, बच्चे, महिलाएं हैं, बुजुर्ग, युवा, सब चल रहे थे। आपने देखा था ना वो मंजर, वो मंजर था जिसमें करोड़ों लोगों की मौतें हुई थी उस समय। सरकार ने आज तक आंकड़ा जारी नहीं किया उस मौतों का। और आप देखिए उस समय भी समाज का एक वर्ग क्या कर रहा था, मोमबत्ती जला रहा था, थालियां बजा रहा था, फूल बरसा रहा था, घंटी बजा रहा था। क्यों बजा रहा था भाई, लोग पैदल जा रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं, लाशों के ढेर लगे हुए हैं, और ये समाज ताली बजा रहा था, थाली बजा रहा था। तो ये समाज असंवेदनशील समाज बना दिया गया है, खास करके कि संपन्न वर्ग को, वो आपके लिए बोलने वाला नहीं है। और जो राजनीतिक पार्टियों में जो नेता जा रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहे हैं, वो भी उसी वर्ग से जा रहे हैं, तो उन्हें आपसे क्या लेना देना। मैं उमा भारती ने इतनी बेहतरीन बात खोली है, मैं उस महिला की हिम्मत को दाद दूंगी। ये बात कायदे से हर नेता को बोलना चाहिए कि भाई ये कैसा सरकार, निरंकुश कैसी सरकार थी, कैसा समाज था जो लाशों पर तालियां बजा रहा था, थालियां बजा रहा था। लेकिन किसी ने सरकार से जब ये सवाल नहीं किया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। अब जो लाखों करोड़ों लोगों की मौत पर जो समाज चुप था, जो सरकार चुप थी, वो आपके साथ हो रहे आर्थिक अन्याय पर नहीं कैसे बोलेगी। सोचिए जरा, ये लड़ाई हम जो लोग लड़ रहे हैं वो बहुत बड़ी और गंभीर लड़ाई है, और आप लोगों को इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अन्याय आपके साथ हो रहा है। आप ये सोचेंगे कि कोई विधायक आके आपकी लड़ाई लड़ लेगा, वो ठीक है विधानसभा में सवाल लगा देगा, जवाब दे देगा, वहां जो है वो तरह आप कभी बुलाएंगे तो भाषण दे देंगे आपके बीच में, लेकिन वो आपके लिए सड़क पर धरना देने वाले नहीं है, भूख हड़ताल करने वाले नहीं है, अनशन करने वाले नहीं है। ये सारी चीजें आपको ही करनी पड़ेंगी। आपको इसलिए करनी पड़ेंगी क्योंकि आपको अपनी आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य को सुरक्षित कराना। आप सोचिए, जब क्लास 3 और क्लास 4 पूरा खत्म कर दिया सरकार ने, पूरा खत्म कर दिया, और आप जिस परिवारों से आते हैं, जो दलित, आदिवासी, ओबीसी, मध्यम वर्ग, गरीब जो लोग हैं, उनके लोगों बच्चों के लिए कौन सी नौकरी होती है? यही नौकरी होती है, कंप्यूटर ऑपरेटर की, क्लर्क की, माली की, ड्राइवर की, सफाई कर्मी की, चपरासी की, चौकीदार की, यही नौकरी होती है। अब यही नौकरी खत्म कर दी तो आपके आने वाली पीढ़ियों को कहां से नौकरियां मिलेंगी? सबके तो बच्चे कलेक्टर नहीं बन सकते, एसडीएम नहीं बन सकते, एसपी नहीं बन सकते। अस्पताल भी चल रहा है तो अस्पताल में वार्ड बॉय भी लगेंगे, सुरक्षा कर्मी भी लगेंगे, ये सारी नौकरी खत्म कर दी। तो साथियों, हम जो आपसे चर्चा करते हैं, कभी भावनाओं में बहकर कुछ भी थोड़ा कुछ बोल जाते हैं, उसको आप अन्यथा न लें, लेकिन स्थिति बाकी बहुत चिंताजनक है। आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश में एक सुरक्षा गार्ड सरकार का नहीं है, सब ठेके पे है, और उनके साथ चोटियाई हो रही है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं। और सरकार कह रही है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, क्या कर दिया? विकास हो रहा है सरकार की चेतना में। और सरकार, विकास का मतलब है सरकार के लिए सिर्फ पुल बना देना, सड़कें बना देना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देना। सरकार इसी को विकास कह रही है, और हम लोग भी उसी को देखकर इसे विकास मान रहे हैं। बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, लेकिन मानव असली विकास तो मानव
मानवता का विकास होता है, और मानवता का विकास जब होता है जब उसके पास पैसा होता है, और मनुष्य के पास पैसा पहुंचता है नौकरी से। तो आपने मनुष्य का विकास तो रोक दिया। अब किन मनुष्यों का विकास रोका? आजकल बहस चल रही है, आप देखेंगे किसका विकास रोका? जितने लोग नौकरी कर रहे हैं सब हिंदू हैं, सब हिंदू हैं, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, मध्यम वर्ग के लोग, सारे हिंदू हैं। बमुश्किल थोड़े बहुत मुस्लिम होंगे या दूसरे धर्म के होंगे। तो आपने एक हिंदुओं के एक बहुत बड़े समूह को, समुदाय को, जो सरकारी और निजी क्षेत्र का जो ठेका मजदूर है उसको मिला के 50 लाख से ज्यादा हैं, उनको आपने गुलाम बना लिया। कैसा हिंदुत्व, कैसी हिंदुओं की सरकार, कैसा विकास, क्या? सोचिए जरा, सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचोगे और तो इसी तरीके से अंदर ही अंदर कुड़कुड़ के जीते रहोगे। तो साथियों, हम लोग जो है अपने स्तर पर जो प्रयास कर सकते हैं कर रहे हैं। जनवरी में हम माननीय न्यायालय में भी जाने वाले हैं, एक PIL लगाने वाले हैं, सामूहिक PIL, उसकी तैयारी भी चल रही है। हम इस संबंध में कुछ वकीलों से भी बातचीत की है, उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा वो है। पहली बार हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में पहली बार एक सामूहिक PIL का हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं, और उस दिन हम अपने ऐसे वो तमाम सारा जो वर्ग है अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों का, उन्हें हम जबलपुर में इकट्ठा कर रहे हैं। जितनी हमारी क्षमता है उतने तो होंगे ही होंगे, लेकिन अगर आप आम आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी उस दिन जबलपुर में खड़ा हो गया तो ये न्यायालयीन प्रक्रिया के इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक PIL होगी। और जजों के ऊपर एक मानसिक दबाव बनेगा, नैतिक दबाव बनेगा कि जब इतने लोग पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं और सरकार सुन नहीं रही है, वो हमारे पास आए, तो जजों को भी हमारी PIL पर सुनवाई करनी पड़ेगी और सरकार को निर्देशित करना पड़ेगा कि भाई ये